देखिए, भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण से लेकर हम पूरी तरीके से टॉप लेवल तक चलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं निर्माण से यानी संविधान सभा से। क्वेश्चंस पहला यही बन जाता है कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। और अगर क्वेश्चन में पूछे कि किसके अनुसार किया गया है, तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100 से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, छोटे और बड़े एग्जामों में। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1946 का ही क्या माना गया है, आधार माना गया है, जिसमें इस संविधान गठित हुआ है। क्लियर है, यह पॉइंट फैक्ट है, स्टार बना के इसको लिख लेना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट और पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से दो दो क्वेश्चन बनेंगे, यानी 4 क्वेश्चन बनेंगे इन दो लाइनों से। बोलेगा, ये बताइएगा कि भारत की का जो संविधान था उसमें जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था। तो याद रखिएगा, स्टार बना के आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद यहीं से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कहता है भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद लगाना है और स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस कड़ी को मत भूलना। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया। मतलब क्वेश्चन बनता है कि यह बताओ कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात ये यहीं पर नहीं थम जाती है, क्वेश्चन यहां से ये बनता है, स्टार बना के अगला पॉइंट और यहां पर क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो यहां पर लिखना है कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो एक ही होगा, कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं टोटल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलें अगला जो स्लाइड है, ऐसी स्लाइड हम 55 स्लाइड्स देखेंगे, इसलिए बहुत फोकस से देखना है। मुझे पता है कि मेरे फेफड़े अंत तक फट जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि चिल्लाने में क्या होता है कि भैया सब कुछ बिगड़ जाता है, लास्ट एंड तक जाएंगे। तो पूरी तरीके से बहुत ईमानदारी से इस वीडियो को वॉच करिएगा। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड, क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर पूरी तरीके से हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा, चाहे भूगोल हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे इतिहास हो, एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। अगला पॉइंट ये आता है कि ये बताओ कि भारत का संविधान निर्मित कब हुआ और भारत का संविधान लागू कब हुआ। देखिएगा, 2 पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी क्वेश्चन में, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन मत करना एग्जाम हॉल में। जब क्वेश्चन पूछे तो उसको सही से पढ़ना। जब क्वेश्चन में यह पूछे कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, भूलना मत। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब तैयार हो गया, कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब पूरी तरीके से रेडी हो गया, तो 26 नवंबर 1949। और जब पूछे कि कब जो है लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि भारत इसी दिन से गणतंत्र बना था, है ना। तो यह बात आपको याद रखना है। याद रखिएगा, 1930 का जिक्र किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, इसी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि मूल संविधान, जिस समय भारत का संविधान बना था। एक चीज याद रखिएगा, यहां से यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल क्या होता है? मूल वो वर्ड होता है जो स्टार्टिंग में चीजें बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 तरीके से स्टार बना के अपने नोट्स में मेंटेन करना। क्वेश्चन में यह लिख लेना है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो आंसर लिख लेना है 8। और क्वेश्चन में यह पूछे कि वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो आंसर है 12। तो मूल संविधान का मतलब होता है जो पहले बना था। वर्तमान का जो चल रहा है, जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, और जब अब चल रहा है, संशोधन हुए तो 12 हो गई। क्लियर है। भारतीय संविधान का 2/3 भाग यानी 2/3 जो भाग है वो 1935 अधिनियम के द्वारा लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम है जो संविधान की एक मजबूत कड़ी है, जहां से संविधान का निर्माण हुआ है। तो 2/3 हिस्सा जो है संविधान का क्या है, 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के लिए जो तत्व लिए गए हैं, जितने भी तत्व लिए गए हैं, जैसे हमारा जो है मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, मूल अधिकार कहां से लिया गया, ये भी सब जानेंगे। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ दूं, ये बताओ कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है,
तो लगभग लगभग 99% बच्चों को नहीं पता होगा, 1% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे कि प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश से ली गई है। हमको सबको पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, सबको पता है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, चलो हम वो भी जानेंगे आगे। भारतीय संविधान के स्रोत, याद रखिएगा स्रोत में आपसे क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय के अंदर हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही श्रेय जाता है इस संविधान को बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी, जिस समय राजेंद्र प्रसाद थे, उनको सौंप दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जब तैयार हुआ था तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949 और जब रेडी हुआ था तो 26 जनवरी 1950 था। क्लियर है, मतलब लागू हुआ था। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का संविधान बड़ा संविधान है। यह बात भी आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसमें से 2/3 भाग जो है 1935 से हमने भारत के संविधान से लिया है। क्लियर है, यह बात आपको याद रखनी जो मैंने ऊपर अभी बताया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से बिल्कुल हुबहू लिए गए हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि 395 में से 250 अनुच्छेद अगर भारतीय अधिनियम शासन 1935 से ले लिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि 1935 जो अधिनियम शासन है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है और 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। आइए वे जो देश हैं जानते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। एक एक पॉइंट हमने ऐसा जबरदस्त नोट करा है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है, एनी डाउट? अब इस पॉइंट को अगर समझ लिया, इस पॉइंट को अगर आपने पढ़ लिया, तो समझ लो पूरी तरीके से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसी स्लाइड में से 1 नंबर, और हर स्लाइड में से समझ लो कि हर दूसरी स्लाइड या हर तीसरी स्लाइड में 1 नंबर छुपा हुआ है इस वीडियो में। तो इसलिए पूरा ज्ञान आपको लेना है। देखिए, बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां से सबसे ज्यादा चीजें हमने ली हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। मौलिक अधिकार सभी जानते हो, मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो भी हम जानते हैं कि जिसको हम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अभी पढ़ेंगे आगे तो हम उसको पूरी तरीके से जानेंगे। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है और अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग उस पर हम लगाते हैं ना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ये भी कहां से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायाधीश को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है, यहां से एक इंपॉर्टेंट, 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जो बच्चे को याद रखना है कि हमारे देश में कैसी नागरिकता है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति मात्र एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इकहरी नागरिकता है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां पर कैसी? वहां पर देश की भी नागरिकता होती है और राज्य की भी होती है। लेकिन भारत में देश और राज्य को अलग अलग नहीं बांटा गया है और यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को जो भारत में रहने वाला है उसको एक नागरिकता मानी जाएगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता किस देश की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, और इकहरी नागरिकता किस देश की है, तो भारत की है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति किस तरीके से निर्वाचित होता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपातकालीन उपबंध जो है वो कहां से लिए गए हैं? ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ब्रिटेन भी यहां पर नाम आता है, तो याद रखिए जब ब्रिटेन ना हो तो आप क्या लगाएंगे? आयरलैंड भी लगा देंगे। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो भारत में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और संघ राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य संबंध का मतलब है जो भी आप संवर्ती सूची पढ़ते हो, अनुसूची 7 की बात करते हो, वो हम आगे अभी पढ़ाएंगे इसी स्लाइड के जस्ट बाद। ठीक है ना? तो प्रस्तावना की भाषा संघ राज्य संबंध, यानी जो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो संबंध होते हैं वो भी कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व है ना, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपको याद रखना है, यही तो मैंने पूछा था आपसे। मूल कर्तव्य भारत में कहां से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत रूस से लिए गए हैं, यानी सोवियत संघ ऑप्शन में आए तो भी मार देना, नहीं तो रूस के चक्कर में आप ढूंढते रहो, रूस ना मिले तो सोवियत संघ आपको दिख जाए, मारो ही ना। तो एक ही चीज है। ठीक है ना? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक जो शासन है वो फ्रांस से लिया गया है। संघात्मक शासन जो है वो कनाडा से, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है संघात्मक शासन। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका से और जर्मनी से दोस्तों लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, इसलिए आपातकालीन उपबंध ब्रिटेन हो तो ब्रिटेन मारो, जब आपका जर्मनी ना
दिया हो, जब आपका ब्रिटेन जर्मनी दोनों ना दिया हो, तब आप आयरलैंड मार सकते हो। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है जर्मनी को। आपातकालीन उपबंध के लिए जाने जाते हैं। अब देखिएगा, भारत का संविधान निर्मित हुआ। भारत का संविधान अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 370 धारा से हटाया गया और उसमें से एक राज्य हमारा क्या हो गया, हमारा एक राज्य क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो इसलिए यहां पर पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमको क्या करना है, ये मैंने खुद जानबूझकर टाइप किया है। अब याद रखिएगा, इसको जानबूझकर क्यों टाइप किया है, इससे आपको समझ में आएगा। तो आपको लिखना है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हो गए हैं फिर से, और यहां पर बढ़ गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात करें तो बढ़ा दिए गए हैं। तो याद रखना है कि अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है। मात्र इतना ही अपने नोट्स में लिखना है, स्टार बनाइए, प्रथम अनुसूची लिखिएगा और लिख दीजिएगा राज्यों का विवरण, है ना। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों का विवरण है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। यानी पदाधिकारी का मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्ते। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पदाधिकारियों का जो वेतन भत्ता है वो किस अनुसूची में है, तो दोस्तों पदाधिकारियों का वेतन भत्ता सेकंड अनुसूची में है। अभी मैं पूरी तरीके से 12 अनुसूचियों को पढ़ाने के बाद मैं 5 ऐसी अनुसूचियां बताऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तीसरी अनुसूची कौन सी है, शपथ ग्रहण का प्रारूप। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से लेकर ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं, तो उनका कौन सा अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। यह बात दिमाग में हमेशा रख लेना, कई बार एग्जाम में ट्रेंड कर चुका है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ऐसे प्रशासन के बारे में हमारी अनुसूची बताती है कि 5वीं अनुसूची के बारे में क्या कहा गया है, कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो कहा गया है वो किसमें है, पंच अनुसूची में उल्लेखित है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कहता है ये बताओ कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे राज्य जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, तो वो कौन सी अनुसूची है, वो है 8वीं अनुसूची। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, ये स्लाइड है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना। ये स्लाइड्स अगर आपने देख ली तो समझ लो एग्जाम क्लियर। एग्जाम क्लियर का मतलब है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो भारतीय संविधान से आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये बताओ कि भारत का जो राज्य है, भारत के जो केंद्र हैं, यानी केंद्र तो एक ही होगा ना, भारत के जो राज्य और केंद्र के बीच में जो आपका रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो किस अनुसूची में है, तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। और संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं, जो अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। यहां से ये विषय से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अगली स्लाइड में हम इनको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, खल्लास कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी केवल इतना याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है वही बताता है। 8वीं अनुसूची बच्चों को पता होगा कि भारतीय जो संविधान में 22 भाषाएं हैं। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि अभी यह बताओ कि वर्तमान संविधान में भाषाएं कितनी हैं, तो 22 भाषाएं हैं। संविधान में अगर भाषाओं का उल्लेख पूछा जाए कि कौन से अनुसूची में संविधान की भाषाओं का उल्लेख है, तो वो है 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, पहला संविधान संशोधन 1951। अब याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के। जब कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मैंने आपसे कहा था कि 8 अनुसूची थी। संविधान बनने के बाद संशोधन हुए तो फिर ये क्या हुआ, ये अनुसूचियां जुड़ती चली गई आगे। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कभी, ये बताओ कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो आंसर होगा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या जोड़ा गया, तो आंसर होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, तो आंसर होगा पहले संविधान संशोधन से। याद रखना है दोस्तों, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, याद रखिए 9वीं अनुसूची में कौन सी चीजें आती हैं, संपत्ति का ब्यौरा आता है। तो स्टार बना के लिख लेना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो 9वीं अनुसूची आई जिसमें संपत्ति का लेखा जोखा रखा गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, यानी दल बदल संबंधी प्रावधान। जब भी कोई नेता राजनीति परिदृश्य से दल बदलता है, ऐसे आप याद कर सकते हो देसी भाषा में, तो वो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। अब कैसे याद करोगे, 10 तो दल
10 का मतलब है दल, है ना, 10 दल, लगभग लगभग समान बॉयज जो है, सेम बॉयज निकल रही है, तो 10वीं में दल आएगा। और संबंधी प्रावधान कौन से संशोधन से? 52वां संशोधन हुआ 1985 में। एक बार सन भूल जाना लेकिन संशोधन मत भूलना, ये संशोधन दो बहुत पूछे जाते हैं और ये भी संशोधन दोस्तों दो बहुत पूछे जाते हैं, तो 4 चीजें तो हमेशा याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है जहां पर हम ग्राम पंचायतों में आजकल चुनाव जो होते हैं ना, तो हम कहते हैं ग्राम स्तर पर कौन लड़ेगा, ये लड़ेंगे, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ वो 11वीं अनुसूची में। इसके विपरीत जो शहरों में क्या होता है ना, नगर पालिकाएं होती हैं, ऐसे ही नगर निकायों का जो गठन हुआ है वो 12वीं अनुसूची में। कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि 73वें संविधान संशोधन में क्या है, तो आप याद रखना पंचायती राज। पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में है, तो आप याद रखना 73वें में। और अगर पूछ लिया जाए नगर निकाय या नगर पालिका, तो आप 12वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन, है ना। इसमें 11वीं है, इसमें 12वीं है, इसमें 73 है, इसमें 74 है, लगभग लगभग एक ही जो है, कुछ भी फर्क नहीं होता, 73, 74, 11वीं, 12वीं, ऐसे आप याद कर सकते हो। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। इसके लिए यानी जो संघीय संविधान का मतलब है ना, संघीय संविधान का मतलब यह होता है कि सारा जो लेखा जोखा होता है वो केंद्र की तरफ झुकाव होता है। तो भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना और नीचे अंडरलाइन कर लेना संघीय संविधान पर। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची, जो भी मैंने ऊपर पढ़ाई ना, 7वीं अनुसूची, जिसमें विषयों का उल्लेख है कि कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है, तो याद रखना है कि जो 7वीं अनुसूची है वो 3 भागों में बटी है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि संघ सूची का मतलब होता है कि जहां पर केंद्र कानून बनाए, राज्य सूची का मतलब है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य कानून बनाए, और समवर्ती सूची का मतलब है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। ये सभी कहां से लिए गए हैं? मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की 7वीं सूची बटी है। क्लियर है? अब हम जान लेते हैं एक एक को अच्छी तरीके से। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये बताओ कि भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी, कौन सी सूची में है। कई बार ये पूछ लेता है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो हर बच्चे को मिल रही है आजकल, वो किस अनुसूची में है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो आपकी बैंकिंग सेवाएं हैं वो किस अनुसूची में है। तो यार ये तो ज्ञान होना चाहिए ना, अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। तो संघ सूची जो यहां पर है राष्ट्रीय महत्व से संबंधित, यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर संघ की बात करें, संघ का मतलब आपको याद रखना है जो केंद्र है, जहां पर केवल केंद्र को बनाने का अधिकार हो, केंद्र को ही जो है कानून बनाने का अधिकार हो, तो समझ लो संघ सूची। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, तो 100 विषय। आपको सब कुछ नहीं लिखना, स्टार बना के संघ सूची 100 विषय, इतना लिख लेना है। अगले स्टार में कौन कौन से विषय हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जाने कितनी सेनाएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो भी सेना के अंतर्गत है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। विदेशी मामले, रक्षा, जो भी बजट होगा, रेल है, डाक है, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, जो करेंसी, जितनी बैंकें, स्टॉक एक्सचेंज जो भी आपके होते हैं, जनगणना, आयकर तथा निगम कर, ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी केंद्रीय सूची में, संघ सूची में आते हैं, यूनियन कैटलॉग में आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें से यही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इतने ही कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। और याद रखना है रक्षा, सेना, विदेशी मामले बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगली स्लाइड में ये सूची खत्म। लो भैया अगले चैप्टर पे चलेंगे। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है कि क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों की, यानी जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रावधान प्रदान किया गया है। मतलब क्या है? संघ सूची में जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा, राज्य में बनाएगा वो राज्य बनाएगा, है ना। ऐसे ही राज्य सूची में विषय कितने हैं? 61 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य में 61 हैं। कौन कौन से हैं? न्यायालय है, न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, राज्य है, राज्य पुलिस की बात करता है, जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस देखिए इसमें आती है, और वन, वाट एवं नाप। अब याद रखिएगा जितने भी नापें होती हैं हमारे कृषि विभाग में, कृषि से संबंधित, पुलिस से संबंधित, न्याय भी रखा गया। देखिए न्याय, ये काफी बार पूछा था, न्याय, पुलिस, और एक और याद रखना है कारागार, कारागार। ये 3 चीजें आपकी राज्य सूची में आती हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, कृषि, सिंचाई, कृषि, सिंचाई और पुलिस पूछा जाता है। तो हर राज्य की पुलिस केंद्र के अंतर्गत नहीं आती है। पुलिस, कृषि, सिंचाई, न्यायालय, कारागार, ये सभी दोस्तों आते हैं किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची को जान लेते हैं और पूरी तरीके से खत्म करते हैं, क्योंकि एक ही चीज पूछी जाती है, एजुकेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यह बताओ कि जो भारतीय शिक्षा है, एजुकेशन है, बहुत सारे बच्चे समवर्ती सूची को न लगाकर केंद्रीय सूची, संघ सूची लगाकर चले आते हैं। उनको लगता है कि एजुकेशन तो बड़ा डिपार्टमेंट है, संघ में लगा दे, आंसर हो जाएगा। जी नहीं,
संशोधित करके कर दिया गया है समवर्ती सूची में। तो याद रखना है कि समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब राज्य सरकार और केंद्र जब दोनों कानून बनाए तो उसका मतलब है समवर्ती सूची होगा। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगर दोनों जो है कानून आपके सटीक नहीं बैठ रहे हैं, यानी आपस में भिड़ जा रहे हैं, केंद्र कह रहा नहीं हमारा, राज्य कह रहा नहीं हमारा, तो वो केंद्र का ही क्या होगा, माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कानून ही लागू हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, 52 विषय हैं। और याद रखना है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी, मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं वो समवर्ती में आते हैं। वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण नियंत्रण, ये तीन हमने बताए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रदूषण नियंत्रण जो आपका पॉल्यूशन होता है, न्यूज़पेपर है, और शिक्षा, ये सभी किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्लियर है। सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है भारतीय संविधान का वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार है, यहां से क्वेश्चन इतने बनते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन मूल अधिकार से आना है, तो 2 स्लाइड के अंतर्गत हम इस मूल अधिकार को पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है कि जो नागरिकों को मिलने चाहिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। मतलब हमें जीने के लिए, यानी हमें अगर जीना है तो हमें अधिकार मिलने चाहिए। हमें बेड़ियों में जकड़कर नहीं कोई रख सकता है। हम स्वतंत्र हैं, भारत का नागरिक स्वतंत्र है, और अगर स्वतंत्र है तो वो नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, वही दोस्तों फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ये भी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए स्टार बना के। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये थे पर देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए 2 स्टार बना के क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 थे। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आपको आंसर होगा 6। याद रखिएगा, जब मूल पूछे यानी संविधान जब बना था तो मूल अधिकार थे 7 थे, और जब वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो 6 हैं। अब एक कहां गया, क्या भाई कोई खा गया या खत्म हो गया या पूरी तरीके से निकल गया कोई? जी नहीं। 44वां संविधान संशोधन हुआ उसी दौरान, 1979 की बात है। संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। और यह बात याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन एग्जाम में बहुत पूछा आता है, और बहुत सारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन को लगाकर चले जाते हैं। ये आप सभी जानते हो, खुद भी जानते हो आप, ठीक है। तो इसलिए ये गलती मत करना कि मूल संविधान में जो आपके अधिकार थे वो थे 7, एक हटा दिया गया, 6 हो गए। और वो हटाया कौन से संविधान संशोधन से गया है, न कि 42वें से बल्कि 44वें से। 44वें संविधान संशोधन 1978 या 79 की बात करें तो हटाया गया दोस्तों, और उसको एक कानूनी अधिकार, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में कौन सा अधिकार बन गया है, तो वो कानूनी अधिकार का बन गया है। ठीक है, तो स्टार बना के लिख लेना, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से, संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है, तो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। कभी कभी ऑप्शन में कानूनी अधिकार नहीं देता है, विधिक अधिकार दे देता है, तो विधिक अधिकार भी आपको लगाना है, यानी ये भी लॉ से ही डिपेंड करता है। तो मूल संविधान की बात करें तो 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कौन से हैं, एक समानता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। कल को क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जीके के जो है क्वेश्चन पेपर में कि भैया इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको 6 याद होने चाहिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने कहा सब कुछ पढ़ना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 हैं। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया यहीं से बनेगा। हमने कहा सब कुछ पढ़ना है, एक बार लिख कर सब कुछ एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि चीजें क्या ना, हमारे अलमारी में किताबें तो रखी होती हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब आप सभी के, हमारी अलमारी में किताबें तो बहुत सारी रखी होती है हर बच्चे के पास, लेकिन पढ़ता कौन है, और जो पढ़ता है वो निकल जाता है। ये बात सच है, कड़वी है मगर सच है। दोस्तों पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हम इसी स्लाइड में पहला अधिकार लेते हैं, समानता का अधिकार, यानी ये रहा समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जाता है। आपको लिख लेना है, यहां पर बढ़ा के 14 से लेकर 18 तक जाता है। और याद रखना है दोस्तों, यहां पर 14 से लेकर 18, जिसमें 14 अनुच्छेद ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी सभी समान है, कानून की नजरों में सभी समान है। 15वां अनुच्छेद कहता है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। 15वां इंपॉर्टेंट ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी से समाज में रह रहे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, लिंग का हो, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर दिए गए हैं, यानी 16वें में, और ओबीसी और एससी कैटेगरी में कुछ आरक्षण दिया गया है जो एक अपवाद है।
ठीक है ना। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अगर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर दिए गए हैं अनुच्छेद 16 में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से समानता का अधिकार में ये दोनों आपको भूलने नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये कहता है कि बताओ अस्पृश्यता का संबंध किससे है, और पिछली बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था, कहता है ये बताओ कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो अस्पृश्यता का यहां पर मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी छुआछूत बीमारी की बात करते हैं, यानी छुआछूत से आपको जो है परेशानी है, यानी कोई बात जो है कोई व्यक्ति ऐसा है जो भेदभाव कर रहा है एक समाज में, तो आपको याद रखना है छुआछूत से जो आपका निषेध है, अस्पृश्यता से निषेध है, सभी को समान समझा गया है, तो अनुच्छेद 17 को आपको याद रखना पड़ेगा। उपाधियों का निषेध, यानी कोई भी जो है उपाधि नहीं ले सकता है, कोई भी उपाधि गैर उपाधि नहीं ले सकता है, तो वो अनुच्छेद है 18। और अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा भारत में फ्रीडम आपको दी गई है क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और अगर क्वेश्चन में कल को यह पूछा जाए कि यह बताओ कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। यह बात दिमाग में फीड कर लेना है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। याद रखना है गाइस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, 6 से 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ठीक है ना। भारत राज्य क्षेत्र में जहां भी आप चाहो वहां घूम सकते हो, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप जो है घूम सकते हो, व्यापार आप कर सकते हो, रह सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। अब तो भारतीय संविधान में 370 अनुच्छेद को भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आप जम्मू कश्मीर में भी कहीं भी रह सकते हो, जगह भी खरीद सकते हो, आप विवाह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है, क्वेश्चन में यह कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद है 23 से 24। याद रखिएगा अनुच्छेद 23 के द्वारा आपको कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकता। यानी अगर किसी बच्चे को श्रम करवाने के लिए उकसाया जाएगा तो फिर क्या होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। याद रखिएगा किसी बच्चे को अनुच्छेद 23 के द्वारा आप श्रम नहीं करवा सकते हैं और श्रम की योजना लागू यहां पर नहीं हो सकती। कोई आप जाति वर्ण में सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। यानी बच्चों का शोषण नहीं होगा। अनुच्छेद 24 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, जिस पर मैं स्टार लगा दूं तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि यह बताओ कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में या खानों में या जोखिम कार्य जो होते हैं उनको नहीं कोई व्यक्ति करवा सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि छोटे बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया करवाया जा सकता है। यानी यह एक बाल निषेध है, बाल श्रम निषेध है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है लिप्त कार्यों में तो वहां पर क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्लियर है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर कारखाने में काम कर रहे हैं, खानों में काम कर रहे हैं या जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं तो फिर निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में दी गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर 25 से 28 के बीच में है और यहां 25, 26, 27, 28 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 26 और 25। याद रखिएगा कि कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं तो वो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 है। और धार्मिक मामलों का जो प्रबंध करने की स्वतंत्रता हर वर्ग के लोगों को यह स्वतंत्रता, यह फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने धर्म के मामलों में प्रबंध कर सकता है, तो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, जितने भी कर आप टैक्स की बात करते हो वो आप कलेक्ट कर सकते हो, तो वो अनुच्छेद 27 की बात करता है। यानी लोगों से आप जाकर ले सकते हो, एक धन जुटा सकते हो, आप इस तरीके से ट्रिकी वे में याद कर सकते हो। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है निषिद्ध करी गई है, यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो, यानी कोई धार्मिक शिक्षा अलग से नहीं दी जाएगी, यह निषेध है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख लीजिएगा, स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो कौन सा अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद 28 होगा। और अगला पांचवा जो हमारा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आप सभी को शिक्षा एजुकेशन का महत्व समझाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। मतलब हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो अपनी भाषा है, हमारी भाषा क्या है, हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है। लिपि हमारी देवनागरी की बात करते हैं, जो हिंदी की बात करें। संस्कृति, भाषाएं, अच्छा भाषाएं, हमारा तो देश है ऐसा बहुत विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की बात करता है, जिसमें पंजाबी है जो गुरुमुखी लिपि की बात करता है। क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपन लोग रहते हैं, इसलिए हमें अपनी मातृभाषा और भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। आप सभी को अधिकार है, हम सभी को अधिकार है, जिससे कोई दूसरा दोहन ना कर पाए। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा गया है 29 और 30। और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में जो होता है वो भारतीय संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, अनुच्छेद 32 है जो, वो याद रखिएगा, इसी को उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा है। तो स्टार बना के दो चीजें आप लिख लो। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन हो गया। और जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसको भारतीय संविधान की आत्मा माना है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। याद आ गया? याद है ना? हम फिर से रिपीट करेंगे। जब केवल नाम ना लिया जाए अंबेडकर साहब का, जब केवल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना आंसर होगा। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेकर कि इनके अनुसार किसको कहा जाता है आत्मा, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अब 32 में है क्या? 32 में जितने भी हमने ऊपर 5 अभी संविधान में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ये सारे हमने आपको बताएं कि ये आपके अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता कितनी सीमित है, आपको स्वतंत्रता कितनी सीमित है, समानता कितनी सीमित है, बच्चों में जो निषेध वर्ग है, बाल श्रम कितना सीमित है, ये सब बताया। तो ये जो ऊपर मैंने 5 आपको फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, यदि आपको इनमें से कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो छठवें में ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहा गया है कि यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब जितने मैंने ऊपर अभी 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, इनमें से अगर कोई भी आपको नहीं मिलता है तो आप अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। तो एक बात तय हो गई कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण ली जा सकती है, यानी यह वाद योग्य होते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो जी नहीं, नीति निर्देशक तत्वों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या मूल अधिकारों को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। मूल अधिकारों को न्यायालय में लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है। अब हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट यह आता है कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद आगे की बात करें तो 36 से 51 के बीच में हमसे यह कहा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व होंगे। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? यह दोस्तों राज्यों की आधारशिला माने जाते हैं। याद रखिएगा, मूल अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं, जो डायरेक्ट अधिकार मिल जाते हैं नागरिकों को। नीति निर्देशक तत्व राज्य को सबसे पहले मिलते हैं और राज्य जो है अपने अनुसार नागरिकों को देती है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो आपको देगी, राज्य सरकार आपको अगर नहीं चाहेगी तो वो अधिकार नहीं देगी। और अगर नहीं देगी तो आपको ये लगेगा कि हम अधिकार पाने के लिए हम न्यायालय चले जाएं, तो आपको न्यायालय जाने का अवसर ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि न्यायालय नहीं जा सकते। लिखा है न्यायालय की शरण संभव नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार न्यायालय जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से उत्प्रेरित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। अगला पॉइंट यह आता है कि अनुच्छेद 36 में क्या क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। जितने भी स्टेट हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट्स से अलगाव की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक अलग चीज है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, पूरे राज्य की आधारशिला, पूरे राज्य की परिभाषा बताते हैं अनुच्छेद 36 में। 37 स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है। क्या नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में शरण संभव है? जी नहीं। अनुच्छेद 37 यह कहता है कि इनको न्यायालय में नहीं आप ले जा सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है, यानी जो भी राज्य चाहेगा तो वो आपको सेवाएं देगा, अगर नहीं चाहेगा तो वो आपको सेवाएं नहीं देगा। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 40, 41, 44, 48, 50, 51, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको भूलना नहीं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गुजारिश करूंगा इनको जरूर लिख लेना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरी तरीके से थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि ये वीडियो 0 से टॉप लेवल तक जाएगी। ज्ञान अधूरा नहीं देंगे, पूरा देंगे। एक बार लिख लोगे सब कुछ और फिर दोबारा अगर आप रिवीजन करोगे तो वो बाहर आएगी दोस्तों कि आप कहीं समाज में खड़े हो जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे तो आप कभी हारोगे नहीं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का विवरण क्वेश्चन में कई बार अकेले क्वेश्चन यही पूछ लेता है, ये बताओ कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का विवरण है। अनुच्छेद किसमें ग्राम पंचायतों का विवरण है, तो अनुच्छेद 40 आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। यह राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो पिछड़े वर्ग हैं, उनके विशेष ध्यान, विशेष दायित्व को ध्यान रखने का प्रावधान किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट का है। क्लियर है?
अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य समान नागरिकता संहिता यानी जो समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, और काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा जो 48 का है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो पर्यावरण है ना हमारा, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है वो कहा गया है, ये पहले उसको संविधान से दायित्व मिला है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 48 का है। 48 में कहा गया है कि राज्य का दायित्व बनता है कि वो एनवायरमेंट को सुचारू रूप से देखभाल करेगा। और अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, आपको केवल लिख लेना है 51 लिखकर, क्या लिखना है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, इतना लिखकर छोड़ देना है अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन में 51 में कहता है, अनुच्छेद 51 में यह है कि जो भारत के विदेशी नीति, विदेशी नीति का मतलब है अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय शांति है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है पूरी तरीके से। ये वाला आपका पार्ट खत्म हो गया। हाँ, और याद रखना है भाग 4 में आपका हमने पिछला जो है पूरा पढ़ा है, आयरलैंड वाला भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, चलिए। तो भैया मूल कर्तव्य की बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर मूल कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है? ड्यूटीज का और फंडामेंटल राइट्स में जमीन आसमान का अंतर है। क्वेश्चन में यह कहता है कि बताओ कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से आए हैं? पहला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? दूसरा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तीसरा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? चौथा क्वेश्चन। और मूल कर्तव्य कितने हैं? पांचवा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? छठा क्वेश्चन। और मूल कर्तव्य वर्तमान संविधान में कितने हैं? सातवां क्वेश्चन। ये 7 प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो मूल कर्तव्य है, विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य है। पहला स्टार बना के पॉइंट लिख लो। स्टार बना के पॉइंट अगला यह कहता है कि मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए हैं, जो 1976 में संशोधन हुआ। यह बात याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था, याद आया? अभी पहले पढ़ाया है। और मूल कर्तव्यों का जो संशोधन है वो 42वां है, वो 44वां था, ये 42वां है। दोनों में फर्क याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर उधर मिक्सअप कर दो, है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यह है कि इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, लेकिन मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। मतलब यह पूरी तरीके से बात फाइनल हो जाती है कि पहले जो संविधान बना था उसमें मूल अधिकार थे। अब संविधान जो बना है उसमें इनको संशोधन करके अनुच्छेद कितने कितने में? 51A में डाल दिया गया है, और ये बाद में शामिल किए गए हैं। किसमें? 42वें संविधान संशोधन। भाई बहुत देर में किए गए हैं। पहला हुआ, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 42वें संविधान संशोधन में डाले गए। तो कुल मिलाकर बहुत लेट डाले गए। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से या सोवियत संघ रूस? आ जाए तो ऑप्शन मार देना। वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 51A या 51 का में लिए गए हैं। आर्टिकल 51A में जो है मूल कर्तव्य को रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यार क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा जोड़ा गया है? दिमाग में ये भी आता है। जैसे मूल अधिकार में छठा जो है 6 रखे गए, 7वां हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार न्याय का अधिकार बना दिया गया, विधिक का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसे आपके दिमाग में ये भी तो आता होगा कि अगर 10 थे तो 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो यही तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और वहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 11वां जोड़ा गया ना, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया और ये है क्या? तो आपको मैं बता देता हूं कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो याद रखिएगा, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, इसलिए 11 मूल कर्तव्य हो गए। और दोस्तों वो उसका नाम क्या है पता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको आपको रटना चाहिए, दिमाग में फीड कर लेना। क्वेश्चन कल को आ सकता है कि 11वां जो मौलिक अधिकार है उसका नाम क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन, कितने से कितने वर्ष को जो है निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ऐसा सरकार ने प्रावधान किया है? तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन कब आया? 2002 में आया। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं इन 11 को देख लेता हूं एक एक तरीके से, जिसमें से आपको ये वाला तो भूलना नहीं है। यही वाला अगर आपको याद है तो समझ लो क्वेश्चन पेपर ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, ये पहले से संविधान में था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, जितने भी आंदोलन में सदस्य रहे सक्रिय रूप से उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, जिससे कोई राष्ट्र को तोड़ ना पाए। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना, ये हम सभी का दायित्व है। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना रखना, यानी हमको मेल बनाकर चलना चाहिए, कभी अलगाव की नहीं होनी सोचना चाहिए।
समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसको हमें जीवित रखना है, रक्षा रखनी है उसकी। हमारा जो इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण, उसको हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका खुद रक्षा करें, और उसमें रहने वाले प्राणी हैं, जैसे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उन सभी की रक्षा करने का दायित्व किसको है? हमारा है। ठीक है। अगला पॉइंट यह आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। एक ऐसी पहल जो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट कर सकता है, तो एक कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन से हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। हमारी जितनी भी धरोहर है, सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जितने भी जो है सरकारी दृष्टियां हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, इनको क्या है? इनका दायित्व है कि इनको हम तोड़ फोड़ के जरिए या नष्ट करने के जरिए से ना देखें, बल्कि इनमें रक्षा करने का दायित्व रखें। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना, यानी हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो उत्थान की तरफ बढ़े, गर्त में ना जाए, नीचे की तरफ ना जाए। और ये अगला नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना है, जो अनुच्छेद हम कह सकते हैं संविधान संशोधन 86 में दिया गया है। अब देखिए, वास्तविक जो संविधान है वो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है। ये संविधान में अगर देखा जाए तो 30% हम संविधान को लगभग क्लियर कर चुके हैं हम पूरी तरीके से। बचा हुआ 70% संविधान अब जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है। तो पूरी तरीके से फोकस करना है कि संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर पढ़ लिया तो समझ लो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिएगा, संघीय राज्यपालिका जो है, संघीय कार्यपालिका जो है, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में सबसे पहला जो पद आता है वो राष्ट्रपति का आता है। भारत में एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी भारतीय एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन बनता है, ये कहता है कि भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति होगा, ये एक ऐसा विवरण दिया गया है। जल्दी से बताइएगा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि भैया भारत का जो कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 53 का 1 में होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 1 में होगा? जी नहीं, मात्र किसमें होगा? मात्र दोस्तों 58 के अनुसार जो है वो योग्यता धारण करता है, और अनुच्छेद 53 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। 53 1 के तहत राष्ट्रपति की जो शक्तियां होगी वो कार्यपालिका में होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखना है। कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो कल को 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों स्टार बना के लिख लेना है। क्वेश्चन में यह बनेगा कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का सदस्य यानी प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और कल को क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तब भी राष्ट्रपति होगा। जब तक क्वेश्चन में वास्तविक लग करना है तो तब तक आप प्रधानमंत्री नहीं मारेंगे। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है, और मंत्रिमंडल के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री है। तो जब वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री, और जब नाम मात्र या नाम मात्र ना पूछा जाए तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के स्टार लगा लेना। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है वो किस पद्धति के द्वारा चुना जाता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो पहला नागरिक होता है, पहला संवैधानिक प्रधान होता है, और सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का चीफ होता है। कौन? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है? यह बात आपको दिमाग में फीड रखनी है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58 में दोस्तों यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट बनना चाहता है, यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो वह निम्न योग्यता रखता हो तभी बन सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्यता जो रखता है वो होना चाहिए। यानी जो लोकसभा है ना, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लोकसभा जो होता है उसमें निर्वाचित होने के लिए वो एलिजिबल हो, योग्य है, तो दोस्तों ये योग्य होगा। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। और याद रखिएगा, हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कोई शिक्षा का प्रावधान हो। मतलब कोई भी व्यक्ति एजुकेशन की बात करे तो एजुकेशन का जिक्र ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन का वर्ड यूज नहीं किया गया है कि मतलब इतना व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं प्रावधान है। लेकिन हम लोगों की नौकरियों में बहुत कुछ होता है, तो इस पर भी आप हमें राय दें कि क्या आपकी राय है कि यहां पर ऐसा सिस्टम है और हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में कैसा सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी हमें राय दें आप।
राष्ट्रपति की योग्यता के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि निर्वाचन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्डों से आपके ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, इसलिए दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता तो लोकसभा राज्यसभा से ही है, और उसमें भी लोकसभा राज्यसभा, लेकिन फर्क क्या होता है, एक शब्द का अंतर होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब देखिए ये वर्ड जो है ना, निर्वाचित, ये निर्वाचित सदस्य याद रखना है। जब भी निर्वाचित सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति में होगा, यानी हमेशा याद रखिएगा कि सभी सदस्यों के द्वारा ना होकर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सभी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित, मतलब पूरी तरीके से जो निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है ना, तो वो सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पंडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है, यानी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली और पंडिचेरी को शामिल किया गया है। ये भी कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर यह बात दिमाग में फीड कर लेना है कि जब भी आपको राष्ट्रपति का ऑप्शन देखना है या टिक करना है तो उसमें संसद व विधानसभा, दिल्ली व पंडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग से दो क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग से दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो ये हैं, स्टार बना के लिख लेना, कि महाभियोग की प्रक्रिया भारत में किस संविधान से प्रेरित है। आंसर होगा अमेरिका, यानी यूएसए। अमेरिका से महाभियोग की पद्धति ली गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के सिस्टम में यह है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि वह संविधान की अवहेलना करता है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि इस अनुच्छेद 61 का उपयोग कैसे करना है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण यानी अवहेलना किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन यह भी बनता है कि क्या संसद के राज्यसभा या लोकसभा में चलाया जाएगा? बिल्कुल चलाया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यह भी बनता है कि क्या राज्यसभा में पहले ले जाया जाएगा या लोकसभा में? तो आंसर होगा कि महाभियोग चलाने के लिए आप किसी भी सदन में उसे ले जा सकते हैं। अब बात आती है प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो यहां से बनते हैं तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तीन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रयोग या प्रस्तुत किया जा सकता है, ये मैंने बताया है, यानी निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो हम किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो एक तय हो गई। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम महाभियोग चला रहे हैं, जब भी हम किसी पद्धति को चलाते हैं, ठीक है ना, तो उससे पूर्व हम राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। अब बात आती है कि जब हम महाभियोग लगा रहे होंगे तो प्रस्ताव के कितने दिन पूर्व, यानी 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि भैया तुम्हें महाभियोग के द्वारा हटाने की कोशिश है, यानी प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में जाया जा रहा है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब लोकसभा, राज्यसभा में अगर जिसमें भी आप ले जा रहे हो वो तभी पारित समझा जाएगा, तभी उस प्रस्ताव को यहां पर क्या आगे बढ़ाया जाएगा, जब उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है ना, तो यह बात तय होनी चाहिए कि अगर सदन में ले जाया जा रहा है राज्यसभा या लोकसभा तो उसमें 1/4 के सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब देखो 1/4 के सदस्य के हस्ताक्षर हो तो गए, लेकिन अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए, तभी वह आगे जाया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 2/3, अब देखो क्वेश्चन के ऑप्शन में 1/3, 2/3, 4/3 ऐसे होंगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर, और जबकि पूछे कितना बहुमत, तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी वह आगे के लिए दूसरे सदन में जाएगा। यदि आपने पहले सदन में राज्यसभा में प्रेषित किया था तो वो दूसरे में लोकसभा में जाएगा, यदि पहले लोकसभा में किया था तो दूसरे सदन में राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जाएगा कब? 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यह भी आपको याद रखना है कि देखिए अपनी बात को रखने का भी अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को होता है। यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कर लेता है, पहले वाले सदन ने 2/3 बहुमत, दूसरे वाले सदन ने 2/3 बहुमत से पारित कर लिया, तो यार याद रखो कि उस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, उस प्रेसिडेंट का रिक्त पद समझा जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि 14 दिन पूर्व जो है हम किसी राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि भैया तुम्हें हटाया जा रहा है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दूसरे सदन में भेजेंगे और फिर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए दोस्तों। और समझ लो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को हटाया जा चुका है। क्या भारत में अभी तक महाभियोग लगा है? यदि लगा है तो कितने बार लगा है और किस किस राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। भारत में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जिस पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग हुआ हो और हटाया गया हो, यह भी बात तय है। हाँ, कोशिश जरूर हुई है, पिछले सेशन में भी आप जानते हो कि कोशिश हुई है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगला पॉइंट बनता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी शक्तियां, भारत में जो प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इन पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। नजर क्या है कि 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए, जब भी संसद बनती है ना, संसद बनती है, तो संसद क्या है, संसद 3 लोगों से बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या बनती है, संसद का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है, तो जब क्वेश्चन में आता है कि संसद का, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग होता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत का प्रेसिडेंट संसद का अभिन्न अंग होता है। इस रूप में उसे विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में बहुत बार देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो स्लाइड देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट में हर बार एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं। सुनिएगा, ये वाला पॉइंट मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि संसद का अभिन्न अंग किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ कि जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्रावाहन और आवाहन या सत्रावासान, ऐसे शब्द के जो प्रयोग होते हैं ना, मतलब ये होता है कि जब भी साल के दौरान साल नया स्टार्ट होता है तो दोनों सदनों की कार्यवाही को सबसे पहले कौन शुरू करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। दोनों सदनों की कार्यवाही को कौन लास्ट में विघटित करता है, तो कौन होगा, तो भी राष्ट्रपति। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों सदनों को जो भंग करने का शक्ति है वो किसको है, तो क्या राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा। याद रखिएगा, दोनों सदनों को स्थगित करने का जो शक्ति है वो किसमें है, वो है दोस्तों राष्ट्रपति में। संयुक्त सदन बुलाने का जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के साल में दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। अंत में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए दोनों सदनों को बंद करने, लोकसभा को भंग करने, आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये वही पॉइंट है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, आंसर होगा राष्ट्रपति, यही मैंने बताया। लेकिन ये बताओ कि ये जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है कि देखिए, अनुच्छेद 108 ये कहता है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो संसद के दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाएगा एक छत के नीचे। और ये कब होता है, ये तभी होता है जब दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा हो। यानी कोई ये कह रहा हो कि हम नहीं मानते, कोई ये कह रहा हो हम ये पारित नहीं करेंगे, कोई ये कह रहा हो कि हम ये बिल पारित नहीं करेंगे, तो दोनों सदनों को हम एक साथ में बैठा कर क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं चर्चा कर लेंगे और एक बेहतर रिजल्ट पर जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर 2 बनते हैं, इस पॉइंट को सबसे ज्यादा समझिएगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। संसद के दोनों सदनों की कौन अध्यक्षता करता है, तो वहां पर होगा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर महोदय। यह बात इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हो गए। जब अध्यक्षता करने की बात आए तो स्पीकर हो जाएगा, बुलाने की बात आ जाए तो राष्ट्रपति, बुलाने के बाद राष्ट्रपति का काम खत्म। और तीसरा क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में है, 108 में है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो उच्च सदन में यानी राज्यसभा में 12 करता है और लोकसभा में 2 करता है। वो कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन। और ये जो 12 होते हैं ये साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत होते हैं। ठीक है, चले आगे चलेंगे। ये 3 पॉइंट और समझ लो, फिर चलते हैं अगले चैप्टर पर। राष्ट्रपति आपात उपबंध। अब 3 क्वेश्चन कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसको 352 कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद में रखा गया है, आंसर होगा 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, आंसर 356। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है वो किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 356। राष्ट्र में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 360। याद भी आसानी से कर सकते हो, 352 में 4 जोड़ दो 356, 356 में 4 जोड़ दो 360, है ना, 52, 56, 60। अब एक में है राष्ट्रीय आपात, बीच में हमेशा राष्ट्रपति शासन और लास्ट में हमेशा वित्तीय आपात। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं, अधिकतर आपात उपबंध भारतीय शासन 1935 से लिए गए हैं, यह बात दिमाग में रखना है। और जर्मनी भी आपात उपबंध के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे कहा है जब क्वेश्चन में ये पूछे अलग अलग कि राष्ट्रीय आपात तो आंसर मारो 352, राष्ट्रपति शासन तो आंसर मारो 356, वित्तीय आपात तो आंसर मारो 360। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछे कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो सेवा है वो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति जिसका उपयोग करता है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट।
यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। याद रखिएगा, जब राष्ट्र में कोई दिक्कत हो रही हो तो अनुच्छेद 352 लगाते हैं। जब कोई राज्य में दिक्कत हो रही हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति लगाता है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति पर। राज्यपाल, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राज्यपाल यानी भारत का गवर्नर लगाता है, जो उस राज्य में नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वित्तीय आपात जो अभी तक नहीं लगा है भारत में, आगे संभावना है। याद रखिएगा, आने वाले समय में अगर लग जाता है तो उसमें अपडेट कर लेना भैया। कोरोना काल जैसी समस्याओं से भारत गुजरा है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, ठीक है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो यहां पर राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है, जिससे कोई भी अगर देश में दिक्कत आती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दे, राष्ट्रीय आपात लगा देंगे। राज्य में आती है तो राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपात की बात करें, जो वित्तीय आपात का मतलब होता है अगर भारत में धन की कमी हो जाए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आइएगा, उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति को जो है कैसे चुना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे गलत करते हैं अक्सर। और राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है, तो 3-4 पॉइंट में हम जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63, याद रखो, अनुच्छेद 61 के तहत हमने कहा था महाभियोग होगा। अनुच्छेद 63 में कहा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे। क्वेश्चन में यह भी याद रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है ना, एक नोट पॉइंट लिख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति सीमित समय के लिए चुना जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कितने बार चुना जा सकता है। तो आपको मार देना है, कोई सीमा नहीं। और यूएसए में, अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार चुना जा सकता है। दोनों क्वेश्चन लिख लेना नीचे स्टार बना के। तो मतलब कोई एक व्यक्ति है, अगर चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना है, तो वो कितनी बार लड़ सकता है, तो केवल 2 बार अमेरिका में। और भारत में हमेशा जितनी बार लड़ते रहो, योग्यता होनी चाहिए बस, ठीक है ना, 35 वर्ष होनी चाहिए। और बस ये होना चाहिए, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन कुछ नहीं है, मैंने पहले बताया। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण है, और राष्ट्रपति का प्रावधान वो भी अमेरिका से ग्रहण है। ये भी आपको बात दिमाग में फीड रखनी है। अब एक बात और याद रखना है, उसमें क्या था, राष्ट्रपति में लोकसभा का जो है नेता चुने जाने की क्या रखता हो, हैसियत रखता हो, कोई व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बनेगा। और इसमें क्या होता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति नहीं होता, ना सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः मतदान का अधिकार भी नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का न तो सदस्य होता है, ना ही वो मतदान कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य कर सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि कितने दिनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल सकता है, तो मात्र 6 महीनों के भीतर ही दूसरे चुनाव हो जाने चाहिए या कोई राष्ट्रपति आना चाहिए। तो कोई भी उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो आपको याद रखना है मात्र 6 महीने के दौरान तक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं हो सकता डाउट। अब बात करते हैं कि जो संसद है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, ठीक है। देखिए, संघीय विधायिका या संसद, संसद को संघीय विधायिका कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार जो स्तंभ है वो क्या है, संसद है। संसद का निर्माण फिर से मैं बताऊंगा, एरो बना के लिख लेना। संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और किससे, प्रेसिडेंट से। तीनों चीजों से मिलकर बनता है, यह बात दिमाग में रखना। ऐसा ही आपको संसद के नीचे एरो लगा के LRP लिख लेना है, LRP या हिंदी में लिख लेना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात आती है कि इसका उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक का, 79 से 123 तक का है। एक बार ये भूल जाना, लेकिन अलग अलग वाले जो अभी मैं आगे बताऊंगा वो मत भूलना। वो केवल 2 आपको याद रखने हैं, 2 अनुच्छेद, ठीक है। क्वेश्चन में आपको केवल 3 अनुच्छेद याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, कि भारत में, भारतीय संविधान में भारत की जो संसद है वो कितने अनुच्छेद की बात करती है। तो 79 में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, ठीक है। इतना अभी ध्यान रखो, केवल भारत में एक संसद होगी, कितने अनुच्छेद में है, 79 में है। संघ के लिए एक संसद होगी, मैंने बताया, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, अभी मैंने बताया LRP, है ना। L का मतलब लोकसभा, R का मतलब राज्यसभा, P का मतलब प्रेसिडेंट। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो ये इससे जो है L + R + P बराबर क्या होगा, संसद होगा, तभी बनेगी, नहीं तो आप प्रेसिडेंट को भूल जाओ। तो P का मतलब प्रेसिडेंट है।
जिनके क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी दो सदनों की बात करें। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक आपको ऊपर स्टार पॉइंट में बताया है कि 79 बराबर संसद, यानी भारत के संविधान में जो पार्लियामेंट होगी वो अनुच्छेद कितने से कितने तक का वो आप भूल जाओ। केवल आपको याद रखना है कि एक पार्लियामेंट होगी अनुच्छेद 79। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि उसके आगे हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा कि सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, यानी फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 यानी आर्टिकल 81। तो आपको अपनी कॉपी में एक बार फिर से 79, 80 और 81। 79 में आपने संसद लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 80 आप छोड़ दीजिएगा अभी, और 81 आप लिख लीजिएगा लोकसभा, कोई दिक्कत। तो 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं कि जब लोकसभा का गठन पूछे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में यह कहा गया है कि भारत में एक सदन होगा जिसको निम्न सदन कहा जाएगा, वह लोकसभा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसकी वृद्धि हुई और 31वें संविधान संशोधन 1974 के दौरान 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है, यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में भारत की लोकसभा में कितने सदस्य थे, 500। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जाए कि वर्तमान में जो अभी वर्तमान में संख्या है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 545 है। 545 है, याद रखना है कि अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग नामित करते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था, एंग्लो इंडियन के सदस्य 2 करता है। कौन से? लोकसभा में। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी यहां पर वयस्क मताधिकार का जो शब्द यूज होता है वो आपको याद रखना है। अब देखो लोकसभा कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। देखो लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है। पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, लोकप्रिय सदन। इसमें ना लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी आप से लिखवा रहा हूं। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तीसरा कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, लोकसभा एक भंग होने वाला सदन है। भंग होने वाला सदन है, ठीक है ना। ये बात, तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेख हम कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना है। तो 3 पॉइंट हमने बताया है कि लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा है। निम्न सदन कौन है? लोकसभा है। भंग होने वाला सदन कौन है? लोकसभा है। इसकी शक्तियां व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो राज्यसभा से कई ज्यादा गुनी तगड़ी है। वित्तीय शक्ति, संवैधानिक शक्ति जो संविधान में हम संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, और अन्य शक्तियां जैसे बिल पारित करने की शक्ति या कोई भी बिल जा रहा है तो वो भी लोकसभा को एक दायित्व है। जैसे धन विधेयक की बात करें, संसद के दोनों सदनों में कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। ये तो सबको ही है। हमने आपको पहले बताया कि राज्यसभा या लोकसभा में दोनों में आर्टिकल 61 के तहत भारत का महाभियोग ले जाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) के तहत लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कदाचार असमर्थता के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। मतलब 124 ये कहता है कि भारत में जो जितने भी आपके न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाया जा सकता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति अगर भारत के संविधान को अतिक्रमणित करे या अवहेलना करे, ऐसे ही भारत का न्यायाधीश अगर जो है इसमें लिप्त में पाया जाता है तो उसको भी इसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 होता है उसका। और इधर कितना होता है? आर्टिकल 61 होता है राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। यह भी आपको बात याद रखनी है। अब बात आती है राज्यसभा की। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। देखिएगा, राज्यसभा को कई नामों से जानते हैं। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, जो मैं बोलूं फटाफट 3-4 से 4 स्टार में लिख लो। तो क्वेश्चन में क्या बनता है कि बताओ कि विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा राज्यसभा। 1 स्टार हो गया विद्वानों का सदन। 2 स्टार उच्च सदन, राज्यसभा आंसर होगा। तीसरा भंग ना होने वाला सदन, राज्यसभा हो गया, है ना। अपर हाउस राज्यसभा हो गया। सेकेंडरी चैम्बर राज्यसभा हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। ये अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। विद्वानों का सदन राज्यसभा को कहते हैं। और इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और आपको याद रखना है कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, और यह भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज और भूल गए यहां पर, लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और लोकसभा का जो सदस्य होता है वो कितनी आयु की बात करता है, तो 25 साल। ठीक है ना, तो लोकसभा के सदस्य होंगे वो 25 साल के होंगे, और जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो 30 साल के होंगे। फटाफट लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन छुड़वाया था कि 79 के तहत एक संसद होगी भारत में, 80 पॉइंट छुड़वाया था, तो 80 में राज्यसभा लिख लो, भारत में राज्यसभा होगी 80 के तहत, और 81 में मैंने बताया था कि भारत में लोकसभा होगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारत में संसद 79 के तहत, भारत में 80 के तहत राज्यसभा, भारत में 81 के तहत लोकसभा होगी। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जो आपके सदस्यों का जो नियुक्त होने का समय कितना है, लोकसभा में 5 साल मैंने बताया था, और राज्यसभा में 6 साल है। ये दोनों पॉइंट एक साथ में लिख लेना है, ठीक है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत भारत में एक राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 80(1) के तहत भारत में जो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या होगा वो 250 हो सकती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्वेश्चन दोनों स्टार बना के लिख लो, दोनों एक साथ में। अधिकतम संख्या राज्यसभा की पूछे कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा 250। वर्तमान में अगर पूछे कितनी है, तो आंसर होगा 245। तीसरा और लिख लो, राज्यसभा में कितने सदस्य भारतीय संविधान में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 करता है। और 12 वो सदस्य कैसे होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में जिनको अनुभव प्राप्त होता है वो करते हैं। और जो लोकसभा में 2 होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के। क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर है। 233 सदस्य आते हैं विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना, यह बात आप दिमाग में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, तो एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो विधानसभाएं होती हैं उनसे निर्वाचित सदस्य आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मत भूलना, एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, तो आप कहोगे कि राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक चेयरमैन होता है और एक उपसभापति होता है। भारत का राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो मैंने ऊपर अभी बताया है। यानी वाइस प्रेसिडेंट, जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो अपर हाउस यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के अपने सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह बात दिमाग में फिट रख लेना, जो मैंने बताया, लोकसभा का 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल है, और उपराष्ट्रपति का 5 साल है, और राष्ट्रपति का 5 साल है। ठीक है, यह बात दिमाग में फीड कर लेना है। अब कई बार एग्जाम में अपर हाउस की कुछ शक्तियां हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वित्तीय शक्ति से क्वेश्चन आता है, फिर हम चलेंगे क्या, हम फिर चलेंगे यहां पर संशोधन की शक्ति पर, और फिर चलेंगे प्रधानमंत्री पर। ठीक है, वित्तीय शक्ति क्या है, संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट है, यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरीके से ये क्वेश्चन आपको स्टार बना के लिख लेना है कि क्या धन विधेयक केवल लोकसभा में, जी हां। तो क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि धन विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है, तो आंसर तुरंत लोकसभा मार देना, राज्यसभा मत मारना। धन विधेयक को केवल लोकसभा स्पीकर ही प्रस्तावित करते हैं आगे के लिए, तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल कहां पर लाया जाता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजा जा सकता है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है, और अगर मना कर देती है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के अधिकार का क्षेत्र ही नहीं है। और 14 दिन के बाद अगर भेजती है, ना भेजती है, तो भी वो पारित माना जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत मैंने कई बार आपसे रिपीट किया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में ली गई है। ठीक है ना, द पावर ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल। देखिए, एक अपर लोअर हाउस है, यानी हम कह सकते हैं लोकसभा है, निम्न सदन है, और एक अपर हाउस है जिसको राज्यसभा कहते हैं। हमने कोई भी प्रस्ताव यहां पर पारित करने के लिए भेजा और सहमति के द्वारा हमें आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, धन विधेयक को छोड़ के। तो हम याद रखिएगा, संविधान में जब संशोधन करने होते हैं तो हमें दोनों सदनों का सहमति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों सदनों की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो संशोधन नहीं होगा। संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। ये ब्लैक मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भी ये समझ लो कि धन विधेयक की तरीके से इसको भी, ऐसा नहीं है। धन विधेयक लोकसभा की शक्ति है, वो उसी की रहेगी, लेकिन संशोधन में बराबर का हिस्सा है राज्यसभा और लोकसभा का, अपर हाउस एंड लोअर हाउस का।
आपातकालीन शक्ति क्या है राज्यसभा की? राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यह भी दोनों सदनों को बराबर हिस्सा है। यदि घोषणा उस समय की गई है जब लोकसभा विघटित हो गई है तो उस समय घोषणा राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। यानी अगर उस समय लोकसभा, अब क्वेश्चन यह भी आता है कि लोकसभा को भंग या लोकसभा को विघटित कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। और उस समय अगर लोकसभा कार्य ना कर रही हो तो कौन करेगा? तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है, राज्यसभा करेगी, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अनुच्छेद से ही बनते हैं और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि भारत की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जी नहीं, कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 75 ये कहता है, यह व्यवस्था करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री। तो यहां पर एक पॉइंट बन गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट कर देता है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तभी वो बनाता है, और अगर नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह सबसे बड़े दल का नेता या गठबंधन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करता है और उन्हें 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने का आह्वान देता है, आश्वासन देता है, और यह कहता है कि अगर आपके पास पूरी तरीके से क्या है, सरकार बनाने के लिए इतने क्राइटेरिया में है, तो आप 1 महीने के अंदर संसद के अंदर विश्वास मत हासिल करिएगा, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। प्रधानमंत्री, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। और क्वेश्चन में कई बार ऑप्शंस में होते हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है मंत्री परिषद का, या राष्ट्रपति होता है, तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। यह बात दिमाग में फीड कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 व 75 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। यह बात दिमाग में फीड रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कि भैया क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट कर देता है? नहीं, राष्ट्रपति उसी को करता है जिसको बहुमत मिलता है। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो वह स्वविवेक से कार्य लेता है। कौन? राष्ट्रपति रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, यह भी आपको याद रखना है। राज्यपाल से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है कि राज्यपाल का कार्य वहां पर क्या होता है, अति सक्रिय के रूप में आगे लाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का मतलब है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कौन करता है। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दिमाग लगाइए कौन करता है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो भाग 6 में यह कहता है और अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में कहता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यपालिका में जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? वो गवर्नर होगा, वो राज्यपाल होगा। याद रखिएगा, यानी भाग 6 में और भाग 6 के अतिरिक्त अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में यह वर्णन किया गया है कि जो राज्य का जो सिस्टम है, राज्य किस तरीके से बैलेंस करेगा, राज्य किस तरीके से वर्क करेगा, वह पूरी तरीके से इतने अनुच्छेद के भीतर है। राज्यपाल कौन है? राज्य कार्यपालिका में प्रमुखता यानी मुख्य माना गया है। और वास्तविक कौन है? वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो है मुख्यमंत्री। जब वास्तविक वर्ड लग जाए, संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर संघीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान पूछ लिया है तो प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही राज्य कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राज्य कार्यपालिका में वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य कार्यपालिका में मुख्यतः कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य का महाअधिवक्ता शामिल होते हैं। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, और राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। अतः वह यह कार्य स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करवाता है या कराता है। अनुच्छेद 162 यह कहता है कि राज्यपाल के कार्यपालिका जो शक्ति का विस्तार है वो राज्य सूची पर बने विधियों तक ही है। ठीक है, राज्य का शासन जो संचालन करता है वो राज्यपाल के नाम से होता है, लेकिन वह दोस्तों नाम मात्र का ही राज्यपाल होता है। जैसे नाम मात्र का ही एक शासन में बैठा हुआ सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, और कार्य कौन करता है? सारे प्रधानमंत्री करता है। और राज्य में क्या होता है? राज्यपाल जो है नाम मात्र का होता है, और संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है ना। तो वह राज्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है, बाद बाकी सारे काम सीएम करता है। राज्यपाल की शक्तियां, राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से दिमाग में फीड कर लेना। जितने भी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट में वर्क होते हैं वो सभी कार्य, चाहे वो कोई सीएम ही क्यों ना करता हो, वो राज्यपाल ही करेगा, यानी राज्यपाल के नाम से ही होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
अब बात यह आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? बोलो हाँ करेगा। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति एक से अधिक राज्यों में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक से अधिक राज्यों में, 2 राज्यों में कर सकता है। एक ही राज्यपाल 3 राज्यों में हो सकता है। एक ही राज्यपाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, कलकत्ता, जितने भी ऐसे ऐसे राज्य की बात करता है। मुंबई कलकत्ता कोई राज्य नहीं है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये तो राज्य है ना। तो यानी 4 से 5 अगर राज्य ले लूं और एक बंदे को बना दिया जाए कि भाई सभी राज्यों को देखना है, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यह भी याद रखना है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश करता है और राज्य से प्रशासनिक कार्यों संबंधी जानकारी की मांग करता है। याद रखिएगा, अगर राज्य में विफलता है तो राष्ट्रपति शासन भी कौन लगाएगा? राष्ट्रपति की सहमति पर राज्यपाल लगाएगा। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः इसे विधायी शक्तियां भी प्रदान है, यानी विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्यपाल संसद के दोनों सदनों का आह्वान, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों का आह्वान सत्रावाहन करता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये वही पॉइंट है। दोनों सदनों का मतलब समझ रहे हो? विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा की बात करता था, वहां पर सत्र को बुलाता था, आह्वान करता था और उनको खत्म करता था, ऐसे ही राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती हैं, वो भी 2 सदन कहलाते हैं। उनको भी बुलाने का काम और उनको भी चालू करने का काम और विधानसभा को विघटित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल। उधर लोकसभा विघटित होती थी, इधर विधानसभा विघटित होगी। उधर राज्यसभा विघटित नहीं होती थी, भंग नहीं होती थी, इधर विधान परिषद भंग नहीं होगी, क्योंकि स्थायी सदन है। धन विधेयक यानी मनी बिल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और किस सदन में? हम कह सकते हैं दोस्तों, लोकसभा में। ठीक है ना। अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट, देखो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको दिल्ली की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है, इसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और जो हाई कोर्ट होता है इसको उच्च न्यायालय कहते हैं। तो जो राज्य में हाई कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा भैया? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो वो भैया कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चीफ मिनिस्टर, देखिएगा चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको याद रखना है। केवल 2-3 पॉइंट हैं और फिर हम राज्य विधानसभा और फिर इसके कार्य अवधि को जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है पंचायती राज। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को जानेंगे। तो यहां से दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं चीफ मिनिस्टर में, जो हर बच्चा छोड़ने का प्रयास करता है, उसे ये लगता है कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे, यानी यहां से तो बनेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। दोनों पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बहुमत नेता का जो व्यक्ति होता है उसको नियुक्त करता है। ऐसे ही राज्यों में क्या होता है कि राज्यों में राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है मुख्यमंत्री के पद पर जो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, किंतु सदन में किसी को अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले तो फिर वह राष्ट्रपति की भांति कौन? राज्यपाल विवेकाधिकार यानी स्व विवेक का इस्तेमाल करेगा और बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। सेम प्रोसेस है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ऐसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री को यानी सीएम को नियुक्त करता है। क्लियर है? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्यवाही शक्तियां, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। ठीक है, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से उसे पदच्युत कर सकता है। याद रखिएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है बा, मंत्रियों को पदच्युत का मतलब होता है कि अलग करने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह लेना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखना है। और याद रखिएगा अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के मध्य संवाद का मुख्य तंत्र है। यानी 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? यह 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने का सलाह देता है। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, यानी विधानसभा का जो सत्र बुलाएगा वो कौन बुलाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो राज्यपाल। लोकसभा का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के सलाह अनुसार राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को विघटित कर सकता है। बात वही है, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को विघटित करना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को बारीकी से समझा रहे हैं हम। ऐसा कोई पॉइंट नहीं लेना चाहते जो आजकल की किताबें मार्केट में आ रही हैं और उनमें क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट ले लिए जाते हैं, बाद बाकी अधूरा ज्ञान दे दिया जाता है। ऐसा कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। राज्य विधानसभा यानी जिस समय हमने लोकसभा पढ़ा था यानी केंद्र स्तर पर, ऐसे ही हम स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबली को पढ़ेंगे। राज्य विधानसभा के सदस्य यानी जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता के द्वारा कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। जिस तरीके से हम वोट डालने जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही वो राज्य विधानसभाओं में चुनकर जाते हैं। जैसे हम विधायक की बात कर लेते हैं, है ना? तभी जब हम विधायक की बात करते हैं तो विधायक हम लोग चुनते हैं, तो हमारा जो सीएम बनता है वो उनकी वोटों की गिनती के अनुसार ही तो बनता है कि कितने विधायक निकले।
है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि जो विधानसभा होता है, विधानसभा में जनता के द्वारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम वोट डालते हैं वो किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 है, जिस तरीके से लोकसभा में 552 थी और वर्तमान में कितनी है 545। ऐसे ही अधिकतम संख्या 500 विधानसभा में है और कितनी न्यूनतम करी गई है, निर्धारित 60 करी गई है। किंतु कुछ राज्यों में हेतु विशेष प्रावधान किए गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा विधानसभाओं की संख्या कितनी है न्यूनतम 30 और मिजोरम व नागालैंड के लिए 40 व 46 है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं क्वेश्चन, ट्रेंड यहीं पर छूट जाएंगे, ज्यादा यहां से डीपली में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 172 के तहत राज्य में जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसे ही विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, यानी पूरे कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है। किंतु इसे निश्चित पूर्व भी राज्यपाल द्वारा विघटित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जिस तरीके से लोकसभा को निम्न सदन कहा जा सकता है, लोअर हाउस कहा जा सकता है, उसी तरीके से विधानसभा भी निम्न सदन या लोअर हाउस है राज्य की, और राज्यपाल द्वारा इसे विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। राज्य संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद 246, 248, 250, ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं और फिर 4 अनुच्छेद यहां पर बताएंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यानी 5 से 6 अनुच्छेद आने वाले हम जो स्लाइड में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों से पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम से लेकर सारे एग्जाम को कवर करेंगे। अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि संसद को 7वीं अनुसूची दी गई है और सूची 1 में प्रगणित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची भी आती है भैया, और समवर्ती सूची आती है, संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों अनुसूचियां किसमें हैं, 7वीं में है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास प्राप्त हैं। 249 के तहत अगर हम बात करें तो राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है, और वो किसके पास है, राज्यसभा के पास है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 को आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि राज्य सूची पर राज्यसभा अपना कानून बना सकती है, वो किस अनुच्छेद में है, 249। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 249 में क्या है कि राज्यसभा राज्य सूची पर, राज्य सूची मतलब समझते हो स्टेट लेवल पर, अपना कानून बनाने का अधिकार रखती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 250, यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो जाए, यानी आपातकाल लग जाए भारत में, और राज्य सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति किस पर आएगी, यानी आप याद रखिएगा जो विधि बनाया जाएगा वहां पर फिर राज्य नहीं बनाएगा, आपातकाल के दौरान वो संसद बनाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 यह कहता है कि 2 या अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने का अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास है। और अनुच्छेद 257 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को, यानी केंद्र जो है, ऊपर केंद्र बैठा है, वो किसी भी राज्य, एमपी को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को वो निर्देश देगी कि भैया ये कार्य ऐसे ऐसे किया जाएगा। अनुच्छेद 257 का कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं, इतने इंपॉर्टेंट ये वाले अगर भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 257 और 263 आपको याद रखना है, यानी ये वाले पॉइंट और याद रखना है। आपको कौन से याद रखने हैं, एक ये वाला याद रखना है, ठीक है ना, और एक ये वाला याद रखना है, और एक ये वाला। 257 का में है कि संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता प्राप्त करना, ठीक है ना, जो सशस्त्र बल है ना वो इंपॉर्टेंट है। और अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है। पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पंचायती राज से क्वेश्चन बनता है। पंचायती राज किस सरकार में आया था, पंचायती राज कौन लाया था, किस जिले में आया और कहां कहां पर आया, कौन से राज्य में आया, तो इस चीज को आपको याद रखना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया, ठीक है। पंचायती राज राजीव गांधी सरकार की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो राजीव गांधी सरकार की बात करें तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु वर्ष 1989 में सरकार द्वारा विधेयक संसद में पेश किया गया, जो लोकसभा में तो पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, क्योंकि इसमें केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान नहीं था, ठीक है ना, यानी प्रावधान था। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि पंचायती राज केवल केंद्र पर ही क्या करता था, डिपेंड करता था। तो पॉइंट ये याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि पंचायती राज में सबसे पहले किस सरकार ने पहल करी और किस सन में करी। तो राजीव गांधी सरकार ने सबसे पहले जो है पंचायती राज की जो है पहल करी और 1989 में करी। समय दोस्तों बदला, समय बीत गया, बीपी सिंह की सरकार आई और 1990 में पंचायतों से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, किंतु सरकार गिर जाने के कारण फिर से जो है क्या हुआ, विधेयक समाप्त हो गया। तो दूसरी पहल किसने करी, बीपी सिंह सरकार ने। अब आगे की बात करें कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और पंचायती राज अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है पंचायती राज शामिल किया गया अधिनियम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 11वीं अनुसूची, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं क्या, जल्दी से बताओ। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, और जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, न्यायपालिका की बात करी गई है, नगर पालिका या नगर निकाय की बात करी गई है, जो मैंने ऊपर भी बताया था।
तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। राजीव गांधी सरकार की पहली पहल पंचायती राज, बीपी सिंह सरकार की पंचायती राज, अनुच्छेद 243 पंचायती राज और भाग 9 पंचायती राज। कोई दिक्कत? ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। पंचायती राज से यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ग्राम सभा का गठन, यानी जिस गांव में आप रहते हो उसका गठन होना चाहिए। त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय का मतलब है जो पूरी तरीके से जिला क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, तहसील क्षेत्र या ब्लॉक क्षेत्र ऐसे ऐसे पार्ट में बांटा था। सदस्यों का अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और आरक्षण की बात करी गई। पंचायती राज का विकास, अब ये पॉइंट है जो एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, इसको समझिए। बात थी सन 1957 में भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक जो है विकास केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च करा गया जिसका नाम बलवंत राय मेहता समिति, 1952 में इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्यों की समीक्षा व उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। किसके लिए? जितने भी कार्य हो रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर उनको बेहतर ढंग से करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 में इतने दिन कार्य किया और नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट पेश की और लोकतंत्रात्मक जो विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपना जो रिपोर्ट प्रेषित किया था वो कब किया? 1957 में। और क्या कहा? पंचायती राज के रूप में इन्होंने विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। यह बात तय है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जहां पर ब्लैक ब्लैक है। तो त्रिस्तरीय जो पद्धति थी मैंने आपको बताया था, जनपद यानी जिला स्तर पर, गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। जो भी मैंने ऊपर बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज जो चुनाव पद्धति है वो भारत में 3 चीजें ब्लॉक, जिला और गांव स्तर पर लागू किया गया। समिति की इन सिफारिशों को यानी बलवंत राय जो कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में जो अपनी रिपोर्ट पेश करी नवंबर में, उसमें यह कहा कि 3 स्तरीय क्या होगी? पद्धति होंगी, पंचायती राज की पद्धति होंगी, समिति होंगी, गांव, ब्लॉक, जिला। और इस समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959, ये डेट आपको याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला, जयपुर, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। तो क्वेश्चन भैया यहीं से बन जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? वो है राजस्थान। कौन सा जिला है? वो है नागौर जिला। कौन सा जिला है? नागौर जिला। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जयंती। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कहां की गई? तो आंसर आए लगा लोगे ना? बिल्कुल लगा लोगे। इसके बाद कहां पर हुई? आंध्र प्रदेश में हुई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो अलग हुए। आप सभी जानते हो कि आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पर अलग हुआ था। क्लियर है? याद आपको रखना है। अब देखिए दोस्तों, नगर पालिका और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो भी आप पढ़ते हो इन सभी को जानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट में जो हम बताने वाले हैं, मतलब समझ लो गोल्डन वीडियो आने वाली है। यानी आने वाले 10 से 20 मिनट की और क्लास है जिसमें क्या है, आपको उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो भी पद्धति है वो सभी आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए। तो नगर पालिका यानी यहां पर हम जानेंगे नगर पालिका से संबंधित पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने ग्राम पंचायत का संगठन देखा उस तरीके से मात्र एक स्लाइड, फिर हम चलेंगे उच्च न्यायालय पर। ठीक है ना? तो नगर पालिका को हम देखेंगे कि भैया 74वां संविधान संशोधन आया था 1992 में। तो इसमें नगर पालिका का क्या करा गया? जिक्र किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैंने आपको जब अनुसूची पढ़ाई थी उसमें 73 और 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 और 12 के तहत जिक्र किया। ठीक है ना? और आगे अभी संशोधन कुछ बताएंगे जो याद रखना है वीडियो के लास्ट एंड पर। यानी हम 4 से 5 स्लाइड के बाद हम कुछ मैंने क्या लिए हैं प्रमुख संविधान संशोधन जो आपको याद रखने होंगे, वो आपको याद कर लेने हैं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह बताया गया है कि एक नगर पालिका होगी और इस अधिनियम में एक नया भाग 9A जोड़ा गया नगर पालिका के लिए। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यही सम्मिलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया है कि देखिए ग्राम पंचायत के तौर तरीकों में क्या है, ग्राम पंचायत के तौर तरीकों में 243 अनुच्छेद के तहत भाग 9 था। ऐसे ही 243 के तहत क्या है आपका भाग 9A है। इस अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अंतर्गत जो 18 कार्यकारी जो विषय वस्तु है उसको शामिल किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है, अनुसूची 12वीं है, 73वां 11वीं अनुसूची है और ग्राम पंचायत से है। नगर पंचायत वह क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका वह क्षेत्र है जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं और नगर निगम वो क्षेत्र है जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं। ये भी 3 स्तरीय चीजों पर बटे हुए हैं। ठीक है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए जब चीजों को आप लिखते हो और उसके बाद क्या करते हो, उसको रिवीजन में लाते हो तो कठिन चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए कभी भी कोई चीज कठिन नहीं होती, और याद रख लो कि कठिन अगर चीज हम मान लेते हैं तो वो हो जाती है और नहीं मानते हैं तो होती ही नहीं है। ये रियलिटी है। अगला चैप्टर है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। फिर अपन जानेंगे उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का प्रावधान है।
यानी अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय, अब देखो उच्च न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय जो होता है वो दोस्तों राज्य का होता है, राज्य का। यानी अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि भैया भारत में एक उच्च न्यायालय, यानी भारत के जो प्रत्येक राज्य में, मैं क्या कह रहा हूं, भारत के प्रत्येक राज्य में, देखो सुप्रीम कोर्ट तो भारत में मात्र एक है और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम कहा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्चतम और उच्च में फर्क है, या सर्वोच्च, याद रखिएगा, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो भारत में मात्र एक है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और केवल उच्च न्यायालय, नॉट उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अलग है जो हर राज्य में होता है, या एक राज्य या अनेक अनेक राज्यों में एक ही कर दिया जाता है, मतलब प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्लियर है? तो 214 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 230 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य तक कर सकता है, यानी एक विधि बनाएगी और यह तय करेगी कि उस उच्च न्यायालय की सीमा कहां से कहां तक है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो ये वाला है, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला भूल मत जाना। और ये वाला इंपॉर्टेंट है 231 के अनुसार संसद ने यह कहा है कि संसद विधि बनाएगी, दो या अधिक राज्यों से, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। मतलब अगर यूपी है तो यूपी में जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद है, और अगर माना कि एमपी का कोई हाईकोर्ट कल को नहीं है, ठीक है ना, वो तो बात अलग है कि है सभी का, लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि एमपी का थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगी, संसद एक कानून बनाएगी और कह देगी कि एमपी और यूपी का एक ही जो है क्या रहेगा, हाई कोर्ट इलाहाबाद रहेगा, तो सारी सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में होगी। तो अभी भी बहुत सारी जगह पर है, आप सभी को पता है। तो आपको याद रखना है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक नया बना है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। ये कौन सा है, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 215 के तहत ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ था, पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करने की बात करेंगे। आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं आपको यह बात पता होगी कि अगर कोई उच्च न्यायालय होगा तो उसमें न्यायाधीश भी होंगे और उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे और ऐसे अन्य न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बहुत डीप में हम बताने वाले हैं, जो आपको गेन करने वाली हो वो गेन कर लेना, और फिर हम चलेंगे उच्चतम न्यायालय पर। 217 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के अनुसार करेंगे। ये किसमें कहा गया है, 217, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति करेंगे जबकि शपथ कोई और दिलाएगा, यह बात याद रखिएगा। 222 के अनुसार हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर है तो इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद से वो कर सकता है, कहां, मध्य प्रदेश कर सकता है, राजस्थान के हाई कोर्ट कर सकता है, तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो भेज सकते हैं। अनुच्छेद 222, ठीक है ना, 222 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने में आसानी रहेगी। अनुच्छेद 224 से कहता है कि हाई कोर्ट के कार्यों में अस्थायी वृद्धि होने की स्थिति में राष्ट्रपति जी 2 वर्षों के लिए अतिरिक्त या अपर या एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो है हाई कोर्ट में उस समय क्या है, उस समय कमी है पदों की, तो उस समय वो अतिरिक्त जो है एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगर कार्यों में जो है वृद्धि हो जाती है, अगर हाई कोर्ट में सब बहुत ज्यादा काम हो गया है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि भैया 2 वर्षों के लिए एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। 224 में और यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जी कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। यह भी आप सभी जानते हो कि क्या राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि न्यायाधीश हो सकता है क्या, अनुपस्थित हो जाए कभी ना कभी। 224 ए में कहा गया है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सेवा ले सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश लेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन किसकी होनी चाहिए, सहमति राष्ट्रपति की होनी चाहिए। अब बात यह भी आती है कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिख लेना है कि वर्तमान समय में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। वर्तमान समय में भारत में हाईकोर्ट कितने हैं, तो 25 हैं। यह बात आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, यह बात दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना, 25 है, ठीक है ना, बढ़ती रहती है, 25, 26, 27 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम न्यायालय, अब हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो भारत में केवल एक है, न्यू दिल्ली। भारत में एकल न्याय व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये एक ही है, ठीक है ना, एक ही है, गलती मत करना। उच्च न्यायालय आपका अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, उच्चतम न्यायालय आपका यहां पर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना। भारत में एकल न्याय व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो है 25, और ये किसके अधीन है, ये सर्वोच्च न्यायालय के। भारतीय संविधान में जब हमने उच्च न्यायालय पढ़ाया तो अनुच्छेद 214, और जब हम आपसे कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 124। ये बात याद रखना है कि अनुच्छेद 124 और 214 को अगर देखा जाए तो इसमें भी 214 है और इसमें भी 214 है, ठीक है ना, बस डिजिट इधर उधर है। 124 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और 214 के तहत भारत में प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा।
ये बात मैंने अभी ऊपर बताई थी। 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि भाग 5 में उच्चतम न्यायालय है और भाग 5 के अतिरिक्त 124 में उच्चतम न्यायालय है और 214 में क्या है, उच्च न्यायालय है। ये बात याद रखना है। हाई कोर्ट 214 और 124 में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का गठन, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, जिसमें एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा क्योंकि अभी अभी इनका बदलाव हुआ है। यानी संविधान में 124 के तहत 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी और 7 अन्य न्यायाधीश थे। आपको याद रखना है ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 थी। 8 न्यायाधीश थे। कौन कौन से, 1 + 7, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, तो बराबर 8 हो जाते थे। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब संविधान बना था उस समय भारत में कितने न्यायाधीश थे, कुल टोटल कितने न्यायाधीश थे, तो आंसर होगा 8। और जब क्वेश्चन में पूछे कि वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो आंसर होगा 34। अभी अभी बढ़ा है 30 + 1 आपको याद होगा, तो आप अपडेट हो जाओ, तुरंत अपडेट हो जाओ, तुरंत अपडेट हो जाओ दोस्तों। यहां पर क्या हुआ कि 2009 में 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। याद रखो, फटाफट याद रख लो दोस्तों कि यहां पर अब जो संख्या है वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 34 कर दी गई है। पहले मुख्य न्यायाधीश 1 और 7 अन्य न्यायाधीश रहते थे, अब मुख्य न्यायाधीश 1 ही रहेगा लेकिन 33 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मूल संविधान में पूछे तो 8 मारिएगा आंसर, वर्तमान संविधान में पूछे तो 34 मारिएगा। ठीक है, बात बाकी आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है। भारतीय नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में किस तरीके की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। फटाफट स्टार बना के लिख लो, भारत में एकल नागरिकता है और विश्व के यूएसए में यानी जो अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता है। नागरिकता और इससे जुड़े हुए कानून केंद्र सूची के विषय हैं, इसलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड करने वाला पॉइंट है। क्लियर है, याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग, चीन ने सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग, आज हम आईएएस पीसीएस की बात करते हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस देश ने परीक्षाएं करवाई, तो चीन ने करवाई। 1853 में जो एक्ट आया, इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान था। 1919 में एक एक्ट आया जो केंद्र से राज्यों के लिए अलग अलग आयोगों का प्रावधान था। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं और बहुत डीप पॉइंट है, इनको कोई नहीं किताब बताएगी लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए, संविधान में 3 प्रकार के आयोग हैं, एक है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 315 के तहत 3 आयोग होंगे, संघ, राज्य, संयुक्त। और 308, 323 ये कहता है कि संघ और राज्य की अधीनस्थ जो सेवाएं हैं वो कितने अनुच्छेद में, 308 से 323 तक। क्लियर है, ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की लोक सेवाएं पाई जाती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे जाते हैं और बच्चे कम से कम जो है इन क्वेश्चंस को तुक्का लगाकर चले जाते हैं। तुक्का लगाने की कहीं ना कहीं आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुक्का आपको पूरी तरीके से भ्रम में डालता है और तुक्का आपका कितना सही होता है ये मुझे भी पता है, तुक्का आपका 1% भी सही नहीं होता है, ये बात सच है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन है जो 3 स्लाइड में हम जानेंगे, 3 से 4 स्लाइडें बची हैं, इनको हम जानेंगे और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब हम जो है भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, केवल ध्यान से सुनना है, भले ही आपको याद ना हो, और कुछ कुछ संविधान संशोधन जिस पर हम स्टार लगा लें वो तुरंत आपको, सारे नहीं मैं बताऊंगा तो बहुत ही इसमें क्या रेयर केस, 1, 14 और 42 और 86 और 104, मतलब बहुत 3 स्लाइड में हमने 4-4 लिए हैं और उसमें भी हम आपको निचोड़ बताएंगे कि आपको लगभग 7 से 8 याद करने हैं, जिस पर स्टार लगा दूं वो इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ध्यान से सुनना, संशोधन से क्वेश्चन 1 बनता है और इन 7 से 8 क्वेश्चन में आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, क्योंकि यह संविधान संशोधन पहला था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि मूल संविधान में भारत में 9वीं अनुसूची में, यहां पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची नहीं थी। तो हमने 2 स्टार आपको लिखवाए थे स्टार्टिंग में कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और दूसरा स्टार यह भी लिखवाया था कि भारत के वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं, रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो कल को क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आएगा 100% कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए पहला संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का नया बनाया गया, यानी नए राज्य को पुनर्गठित किया गया, यानी 7वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। तो यह भी आपको याद रखना है।
10वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली भारतीय संघ में शामिल हुए। जो आपके दादरा नगर हवेली की बात करते हैं, ये वाले पार्ट दक्षिण भारत में आते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जो पुर्तगाल ने इन पर जो है कब्जा रखा था और उससे जो है भारतीय लोगों ने मुक्त कराया, और यह दोस्तों फिर भारतीय संघ में यानी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी यूटी में शामिल किए गए। 12वां संविधान संशोधन ये कहता है कि इसके द्वारा गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ में विलय किया गया। और 14वां संविधान संशोधन ये कहता है कि इसके द्वारा पंडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो फर्स्ट है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है। अगला संविधान संशोधन है 18वां। अब देखिए यहां से आपको 2 संविधान संशोधन या 3 संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं, जो इस स्लाइड से आपको याद रखने हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, क्योंकि दोनों की राजधानियां एक है, इसलिए पूछा जा सकता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। यह बात याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है। कल को यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी उल्लेखित है भाषाएं, तो 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, और किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, याद रखना है। अगला संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में अगर संशोधन किया जा सकता है तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन है। तो आपको स्टार बना के 24वां संविधान संशोधन लिख देना है और आगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिख देनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। 45वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में दर्जा दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मेरा काम है आपको बताना। नोट सब कुछ होना चाहिए और स्टार वाले पॉइंट ज्यादा याद करने होंगे आपको। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 में राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, यानी 1975 एक ऐसा सन था तब 22 ही भारत के राज्य थे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको तो भूल गए तो फिर पूरा संविधान बेकार। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आंसर होगा 1976 में। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में हुआ। तो याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी के समय हुआ और कब हुआ? 1976 में। और कौन सा? 42वां। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। उस समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और याद रखना है कि इसी 42वें संविधान संशोधन से मैंने ऊपर बताया था कि मूल कर्तव्य आए थे। भारत में मूल कर्तव्य किस संविधान से आए हैं? तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है और जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। और याद रखना है 42वें संविधान संशोधन से ही आए हैं। अभी तक का सबसे बड़ा लिखित संविधान संशोधन कौन सा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे बड़ा संविधान संशोधन, तो दोस्तों याद रखना है यही है, 42वां है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में लगभग 59 प्रावधान थे, तो इसलिए यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अच्छा है, जबरदस्त है, हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसी संविधान संशोधन से बन सकते हैं। लघु संविधान किसे कहा जाता है, कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति है, मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, कौन सा बड़ा संविधान संशोधन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और अगला जो स्लाइड है 71वां 73वां जो टॉप लेवल के दोस्तों आते हैं, मतलब कुछ कहना ही नहीं, ठीक है ना। एक और आपको नोट कर लेना है 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल से संबंधित है। दल बदल ये बहुत बार पूछा जाता है, जो 10वीं अनुसूची में है, या अपने आप से लिख लेना है जो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है ना, याद रख लेना है। याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन दोस्तों 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है, जो 73, 74 और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे बोला है कि 71, 72, 73, 74 ये तीनों आपको याद रखने हैं। 73, 74 और एक और 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मूल कर्तव्य 11वें की बात करता है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था वहां पर कि 11वां जो मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, तो मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी। याद आया कुछ ऊपर याद आया? तो इसलिए 71, 73, 74 और 86 ये तो संविधान संशोधन आप भूल ही नहीं सकते, कतई नहीं भूल सकते, याद रखिएगा। अच्छा 44वां संविधान संशोधन मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको याद ही होगा यार कि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तो याद होगा ना, मैंने ऊपर बताया था कई बार, तो इसको अगर याद नहीं है तो इसको भी लिखिए। और 52वां संविधान संशोधन लिख लिया है दल बदल से, तो इसको भी लिखिए। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। 71वां संविधान संशोधन में कुछ भाषाएं जोड़ी गई जिनको बताया। 73वां 74वां जो टॉप लेवल के हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया जब ग्राम पंचायत पढ़ाया था, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय जो है नगर पालिका को जोड़ा गया। संविधान संशोधन 74वां है, अनुसूची 12वीं है, संविधान संशोधन 11वां है यानी 73वां है, और अनुसूची कौन सी है? 11वीं है। क्या है? पंचायती राज है। पंचायती राज सबसे पहले कहां आया? नागौर जिले में आया है। कहां? राजस्थान में आया है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया है। तो 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो परिसीमन की जो है अनुमति प्रदान की गई। और 86वां मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कि 2003 में आया था, और 2003 में इसको यहां पर लागू करा गया 2002 और 2003 के दशक में, और कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता, और यह मूल कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है? याद रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन, अब ये हमारे 4 से 5 जो पॉइंट है ये लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी अंतिम स्लाइड होगी वो ये होगी।
100वां संविधान संशोधन 2015 को किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा का जो संशोधन हुआ वो दोस्तों हुआ, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संधि हुई वो पूछा जाए तो 100 तो याद कर लेना है। ये शतक है, इसको याद करने के लिए बहुत आसान है क्योंकि 100 आप सभी जानते हो शतक होता है और शतक कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत के बीच में आपको दिमाग में कोई भी ट्रिक लगा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त पॉइंट है। 101वां संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टार बना लेना दोस्तों। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है। 2016 में आया था, 2017 में लागू किया गया। 101 संविधान संशोधन था और जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स है। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री मोदी उस समय थे, याद रखना है। अभी क्या होता है आगे आगे देखा जाएगा। 102 संविधान संशोधन 2018 की बात करें दोस्तों तो इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का संवैधानिक दर्जा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वाला। और अभी 10% का जो आरक्षण दिया गया वो दोस्तों जनरल कैटेगरी में दिया गया है। जो कमजोर वर्ग के, सामान्य वर्ग के हैं उनको 10% का आरक्षण मिला है, वो किसमें आएगा? 103 संविधान संशोधन के तहत। 104वां संविधान संशोधन हुआ है, 2019 में हुआ है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक का ही एक रूप है। दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान को 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है कुछ भाग जो आपको देखने होंगे दोस्तों। वीडियो को हमने बहुत तेजी से भगाया है लेकिन आप देख सकते हो इस समय आपको दिखा देता हूं, 2 घंटे 16 मिनट, यानी हम कह सकते हैं लगभग ये 2 घंटे 20 मिनट तक जाएगी ये वीडियो। पूरे संविधान को देखा है और बस इतना है कि लगातार इस वीडियो को 2 घंटे पढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आप सभी बच्चे प्यार बहुत देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली पीढ़ियां तक देखेंगे, आपके बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा क्या है, आप समझ लो कि मतलब आपका बहुत बड़ा गोल्डन समय है कि आपके समय में ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो कभी हटाई नहीं जाएगी, हमारे मरने के भी बाद जो ये वीडियो नहीं हटाई जाएगी। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा और आपका है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, अपने 5 दोस्तों को शेयर बहुत जरूर करना, ठीक है ना। और लाइक कर देना पहला काम, और बढ़िया सा कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में दोस्तों आपको याद रखना है कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में वर्णित है। कल को क्वेश्चन एक पूछा गया था कि नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है, तो 5 से 11 में जो है नागरिकता का पूरी तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको कि नागरिकता भारत में एकल है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मौलिक अधिकार भाग कितने में है? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 में है और भाग 3 में है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपने नहीं लिखा है तो स्टार बना के लिख लो। मौलिक अधिकार भारत के 12 से 35 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध तत्व हैं जो राज्यों के लिए होते हैं जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। भाग 4A में या 4 में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है आपके अमेरिका से, नीति निषेध तत्व लिए गए हैं आपके कहां से? आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं आपके कहां से लिए गए हैं? आपके रूस से लिए गए हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। भाग 5 की अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा 52 से 151 तक संघ सरकार की जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 7 में जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेना और अच्छी तरीके से लिख लेना। भाग 7 में अनुच्छेद 238 के तहत 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है 238। भाग 8 के द्वारा अनुच्छेद 239 से 242 का वर्णन है जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, दमनदीप है, इनके प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 जो है ए के बीच में पंचायतें हैं जो भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 जो है पी से और 243 जेड डी तक की बात करें तो नगरीय निकाय है, यानी ये भी भाग किसमें आएंगे? 9 में आएंगे। और ये जो आपका है 11वीं अनुसूची में है और ये आपका है 12वीं अनुसूची में है। ये आपका कितने संविधान संशोधन में है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जल्दी से बताओ। 73 74 की बात करी थी, है ना, याद आया ना? हाँ जी। आपात उपबंध भाग 18 में है जो जर्मनी से लिए गए हैं। और जो आप अगर ऑप्शन में ना आए तो फिर क्या मारेंगे? 1935 भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन में ना आए तो ऑस्ट्रेलिया मारिएगा, में से जर्मनी आपको मिलेगा। अनुच्छेद 352 से 360 की बात करता है आपात उपबंध, ठीक है ना, जिसमें राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। अगर हम बात करें यहां पर अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा गया, भाग 20 में है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 353 से 395 तक संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन हिंदी में प्राधिकृत पाठ आप सभी